गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम अरस्तू के न्याय सिद्धांत, अरस्तू के द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत को समझ रहे हैं। न्याय सिद्धांत को अपन क्लास में डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमने अलग अलग अरस्तू के द्वारा प्रतिपादित अवधारणा को प्रतिदिन ले रहे हैं। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अरस्तू ने अपने न्याय सिद्धांत में किस प्रकार से महत्वपूर्ण अवधारणाओं का समावेश करके इसको स्पष्ट किया है कि न्याय क्या है। लेकिन अरस्तू के न्याय सिद्धांत को समझने से पहले थोड़ी बहुत पुनः एक प्रकार से पुनरावर्तन प्लेटो के न्याय सिद्धांत का करते हैं। आप सभी ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ा है। प्लेटो कहते थे कि न्याय हमारे का आंतरिक गुण है, हमारा आत्मा का गुण है, आंतरिक गुण है। न्याय कोई बाह्य वस्तु नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करे, न्याय है। हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना न्याय है। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो गुणों के आधार पर, अपने आंतरिक गुणों के आधार पर जो विभाजित किया, जिस प्रकार से 3 वर्ग, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक, यानी विवेक, बुद्धि, साहस, शौर्य, तृष्णा, संयम, इनके आधार पर, गुणों के आधार पर सब अपने कर्तव्य को पालन करें, न्याय की स्वतः स्थापना हो जाएगी। उसी प्रकार से, क्योंकि अरस्तू शिष्य किसके हैं? प्लेटो। तो स्वाभाविक है कि प्लेटो का इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करते हुए अपनी इस न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया। उन्होंने न्याय के बारे में बहुत ही स्पष्ट ढंग से समझाने का प्रयास किया। न्याय को उन्होंने एक प्रकार से, न्याय को सद्गुणों का समूह माना है, अच्छे गुणों का समूह माना है। उन्होंने इसको एक नैतिक आदर्श के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, एक भलाई के रूप में, एक कर्तव्य के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है? न्याय सिद्धांत को 2 भागों में बांटा है। एक है पूर्ण न्याय और दूसरा है विशेष न्याय। पहले समझते पूर्ण न्याय। देखो, पूर्ण न्याय में इन्होंने न्याय को कर्तव्य पालन से, सद्गुण से, सत्य से जोड़ा है, यानी अच्छे गुणों का समूह माना है। भलाई का और नैतिक कर्तव्य, नैतिक आदर्शों को पालन करने में भी पूर्ण न्याय को इन्होंने स्पष्ट किया। अर्थात सद्गुण पर जो आधारित है, अच्छे गुणों पर जो आधारित है, उसी को उन्होंने स्पष्ट किया है। अरस्तू न्याय को सद्गुणों का समूह मानते हैं। व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि वे समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करें। ठीक है। इस प्रकार से यहां स्पष्ट और भी करें तो कह सकते हैं कि पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता पर आधारित है, और यह किस पर? सद्गुण पर आधारित है। इसका अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। अरस्तू कहते हैं कि पूर्ण न्याय कानून के अनुरूप आचरण करने में ही निहित है। इस प्रकार से उन्होंने पूर्ण न्याय को स्पष्ट किया है। अब इस प्रकार से उन्होंने पूर्ण न्याय को स्पष्ट किया। अब देखते हैं विशेष न्याय। देखो, विशेष न्याय भी एक प्रकार से सद्गुण और भलाई पर आता है। मूल भाव सद्गुण और भलाई पर करता है, लेकिन उन्होंने एकदम व्यवहारिक तौर पर स्पष्ट किया है, क्योंकि ये पूर्ण नैतिकता आदर्श पर निर्भर उन्होंने किया है। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा व्यवहारिक किया है, लेकिन उसकी जो मूल आत्मा है वो किसमें भी है? सद्गुण पर आधारित है। अब ये विशेष न्याय है, इसको समझ सकते हैं कि ये विधि द्वारा स्थापित है। विधि द्वारा स्थापित कौन सा? विशेष न्याय। राज्य अपने नागरिक, देखो नाम से स्पष्ट है, इन्होंने 2 भागों में बांटा, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। इस विशेष न्याय को जो विधि पर आधारित है, ये विधि द्वारा स्थापित। विधि मतलब काम,
पहला कौन सा है? वितरणात्मक न्याय। देखो नाम से स्पष्ट होता है वितरण, वितरणीय डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि राज्य अपने संसाधनों का वितरण न्याय संगत करेगा। राज्य अपने नागरिकों को उनके पद, योग्यता, उनके गुणों के आधार पर इस प्रकार से वितरण करेगा कि जो भी राजकीय पद है या पुरस्कार है, सम्मान है, या जो सार्वजनिक जो प्रतिष्ठान या स्थान होते हैं, उनको इस प्रकार से वितरित करेगा कि किसी के मन में ये असंतोष पैदा नहीं हो कि मुझे या उस व्यक्ति को गलत तरीके से ये सम्मान या पद या पुरस्कार प्रदान किया। जो भी है बिल्कुल संसाधनों का उचित वितरण विधि के द्वारा होगा। किसके अनुसार? विधि के अनुसार। आज के समय में ये बिल्कुल लागू। आज भी देखिए जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, किसी भी देश में इस प्रकार से जो संसाधनों का वितरण है असंगत या अतर्कपूर्ण तरीके से नहीं होता है। राज्य हमेशा देखता है कि मेरे राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति के मन में यह संतोष पैदा नहीं हो कि मैं इस राज्य का नागरिक हूं लेकिन मुझे राज्य के द्वारा भेदभाव किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्तमान दौर की सभी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र है, जो भी डेमोक्रेसी का जो भी मॉडल सब किसके द्वारा स्थापित है? विधि द्वारा। और विधि द्वारा सबसे पहले, क्योंकि देखो स्वाभाविक है कि कुछ समय निकाल सकते हो लेकिन लंबा समय नहीं निकाल सकते। कभी न कभी ये तय है कि असंतोष पैदा होगा, तो राज्य के अस्तित्व पे खतरा बन रहा है, राज्य के अस्तित्व को चुनौती पैदा होगी। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? वितरणात्मक। आप देखिए हमारे न्याय के सिद्धांत में जॉन रोल्स के सिद्धांत को पढ़ी, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर कि जो योग्य है उसको मिलना चाहिए। तो उन्होंने योग्यता पर बल दिया। योग्यता और गुणों के आधार पर उन्होंने इस प्रकार से वेतन की बात स्पष्ट कर दी, जो किसी भी राज्य के लिए अच्छा माना जाता है, ताकि राज्य विकास करता रहे तो व्यक्तियों का विकास होता है। दूसरा, अभी ये जो विधि है किसके द्वारा बनती है? विधायिका। क्योंकि विधि के कई स्रोत होते हैं। प्राकृतिक विधि होती है, देवी विधि होती है, मानवीय विधि होती है, अलग अलग प्रकार से। तो ये जो संसाधनों का वितरण है इसको किस प्रकार से हम करेंगे? विधि तो निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी। तो विधि कौन करेगा? विधायिका का निर्माण करेगा। विधायिका के द्वारा ये कानून बनेगा। अब कानून बनाते समय ये तय करना पड़ेगा कि क्या उसकी योग्यता क्या है। बिना योग्यता वैसे नहीं है कि जो अयोग्य उसको भी बांट दिया जाए, क्योंकि राजकीय पदों को, राजकीय पुरस्कारों को, राजकीय सम्मानों को वितरित करते समय ये देखा जाता है कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को नहीं दिया जाए। और जब अयोग्य व्यक्ति को दे दिया जाएगा तो उसकी योग्यता अयोग्यता में फर्क नहीं रहेगा, तो फिर वो कौन सा? वितरणात्मक न्याय नहीं हो रहेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि राज्य में वितरणात्मक न्याय की सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकेगी। इसलिए विधायिका के द्वारा जब भी कानून का निर्माण किया जाएगा तो उस कानून की जो मूल रूपरेखा है, मूल भाव है, उसमें ये योग्यता का मापदंड जरूर रखा जाएगा कि जो योग्य है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, उसको पद मिलना चाहिए। आई बात समझ में? ये स्पष्ट कहते हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि एक प्रकार से ग्रिड के आधार पर कि ये जो है वो ज्यामितीय अनुपात में उनका वितरण होना चाहिए। इस प्रकार से उनको पदों का एक प्रकार से पुरस्कार को प्रदान की जानी चाहिए। कौन सा? ज्यामितीय अनुपात। तो ये कह सकते हैं कि वितरणात्मक न्याय राज्य के नागरिकों के लिए एक प्रकार से उचित वितरण हो, ताकि किसी में असंतोष पैदा ना हो, किसी को ये ना हो कि मैं योग्य हो भी पीछे रह गया, मुझे राज्य के द्वारा भेदभाव किया जाए, ऐसा किसी प्रकार से। राज्य की जो भी संसाधन है, किसी भी तौर पे जो भी संसाधन है, सबका उचित अनुपात में योग्यता के आधार पर वितरण हो, ये कहलाता है वितरणात्मक न्याय। स्पष्ट? अब दूसरा समझते हैं सुधारात्मक न्याय। नाम से स्पष्ट, सुधारक या सुधारात्मक न्याय सुधार से संबंधित है, अपने आप में कोई रिफॉर्म है, कोई इंप्रूवमेंट है। प्राय तौर से अपराध के क्षेत्र में ये जुड़ा है। देखो स्वाभाविक है, राज्य होगा, जनसंख्या होगी, जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से हमने समझा है उसी अनुपात में होगा। यह न्याय नागरिकों के आपस में जो व्यवहार है उससे संबंधित है, नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित करने से संबंधित है। अब सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार
अच्छा भी हो सकता है, कभी खराब भी हो सकता है। तो क्या खराब उसको खराब ही रहने दें? नहीं। क्यों? क्योंकि फिर जब इस प्रकार से खराब होने से अपराध बढ़ेंगे, राज्य में असंतुलन पैदा होगा, राज्य में अपराधी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा, तो किसी राज्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जरूरी है जिसने दंड किया है, राज्य के विरुद्ध काम किया है, समाज के विरुद्ध काम किया है, राष्ट्र के विरुद्ध काम किया है, उसको दंड मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो उसने न जाने कितनी प्रेरित होंगे, तो आखिर खतरा किसको होगा? राज्य को। इसलिए जो एक व्यक्ति से व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में जो कुछ बुराइयां उत्पन्न होती है, उन बुराइयों को दूर करने की जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य के पास, राज्य के पास। तो अब ये जो जितनी भी अपराध हैं, अपराध से संबंधित जितनी बुराइयां हैं, उनको दूर करने का काम सुधारक न्याय करता है। अब यहाँ पर जो कानून बनाने का काम है वो कौन करेगा? न्यायपालिका। अरिस्टो के अनुसार, अरिस्टो में क्या कहते हैं कि अपराध के क्षेत्र से जुड़ी जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका है, और न्यायपालिका ही कानून का निर्माण करेगी। ठीक है, ताकि राज्य में, समाज में जो भी बुराइयां हैं, और स्वाभाविक है मनुष्य के अंदर, मनुष्य पूर्ण कभी नहीं होता, अपूर्ण होता है। उसके अंदर गुण है तो अवगुण है, अवगुण भी होंगे, उसके अंदर अच्छाई है तो कुछ बुराइयां भी होंगी। हाँ, ये अलग हो सकता है कि किसी के अंदर अच्छाई का अनुपात ज्यादा हो, बुराई कम, किसी में बुराई ज्यादा हो, अच्छाई कम। तो इसको नियंत्रित, संतुलन नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि वहां पर कुछ कानूनों का प्रावधान। अगर मनुष्य के अंदर, मतलब राज्य में कानून ही नहीं होंगे तो व्यक्ति का डर खत्म हो जाएगा, तो फिर कभी अच्छे राज्य की, मतलब न्याय की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो साधन संपन्न है वो साधन विहीन व्यक्ति पर कभी भी अत्याचार कर सकता है। इससे बचने के लिए सुधारात्मक न्याय स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका द्वारा कानून सर्जित होंगे, और उस कानून का मूल मंत्र क्या होगा? अपराध के क्षेत्र को कम किया जाए। बात स्पष्ट। अब यहाँ पर भी उन्होंने अंग गिनती अनुपात में बताया गया, यहाँ पर उन्होंने ज्यामिति अनुपात में स्पष्ट किया। ठीक है, यह अंगों के आधार पर विभाजन बताया कि किस प्रकार से, क्योंकि अपराध है तो अपराध की जो प्रवृत्ति है किस वृद्धि दर होती है उसके अनुपात में स्पष्ट किया। तो ये हमने समझा क्या? अरिस्टो के न्याय संबंधी सिद्धांत। ठीक है, उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। ठीक है, विशेष न्याय विधि द्वारा स्थापित है। अब ये सब कुछ राज्य की स्थापना के बाद की प्रोसीजर है। ये स्वतः ही मनुष्य के एक अच्छे गुणों, सद्गुणों पर आधारित, सत पर आधारित, नैतिकता पर आधारित, आदर्श पर आधारित के मनुष्य के अंदर ऐसे गुण विद्यमान होते हैं, वो उसका पालन करता है। अच्छे गुणों पर आधारित पूर्ण न्याय, जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए। लेकिन जो विधि द्वारा स्थापित है, विशेष न्याय है, उसको उन्होंने वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया। हमने एक दोनों को समझा कि राज्य के द्वारा जितने भी प्रशासन से हैं या और भी शासन व्यवस्था संचालन से हैं, राज्य के अंदर जो भी संसाधन है उनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि किसी को भी ये न लगे कि अयोग्य व्यक्ति के हाथों में ये सब कुछ जा रहा है। योग्यता को मापदंड बनाते हुए संसाधनों का वितरण होना चाहिए, चाहे वो राज्य के पद हो, पुरस्कार हो, सम्मान हो, या और भी किसी कार्य से जुड़े हुए कोई फैक्टर हो, सब में योग्यता को आधार। कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका होती है। ठीक है, तो एक प्रकार से शासन व्यवस्था के प्रबंध में ये बात उन्होंने स्पष्ट की। दूसरा, सुधारात्मक न्याय, अपराध के क्षेत्र से जुड़े हुए उन्होंने पक्ष को देखा, स्पष्ट किया, तथा इसमें जो कानून बनाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका को उन्होंने अंतर्गत सौंपी हुई है। तो इस प्रकार से आज हमने समझा अरिस्टो के न्याय सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।